सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सोनम वांगचुक ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जताई थी। उन्होंने तब कहा था कि मैं देख रहा हूं कि वे मुझ पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और मुझे 2 साल के लिए जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आजाद छोड़ने से कहीं ज्यादा समस्याएं उन्हें सोनम वांगचुक को जेल में रखने से हो सकती हैं। सोनम वांगचुक की आशंका वाकई सही साबित हुई दोस्तों। सरकार ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग में जांच शुरू की और अब सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं कि बुधवार को लद्दाख में हिंसा भड़की थी और कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यालय ही जला दिया था। इस दौरान पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन माहौल खराब होने पर अपने गिरेबान में न झांककर बीजेपी ने फौरन दूसरों पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी का पैटर्न यही है, उसे केवल इसी तरह से सत्ता चलाना और सत्ता को मुट्ठी में रखना आता है। आप याद कीजिए कि जब मणिपुर जलना शुरू हुआ था तब भी बीजेपी ने यही किया था। हालात को बिगड़ने दिया, जिम्मेदारी नहीं ली और जब बहुत सारी बर्बादी हो गई तो 2.5 साल बाद नरेंद्र मोदी पहुंच गए मणिपुर और कहने लगे वहां पहुंचकर मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। अब लद्दाख में भी ऐसे ही माहौल बिगाड़ा जा रहा है। यहां जातीय संघर्ष नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुनने की क्षमता और धैर्य नरेंद्र मोदी सरकार के पास होना चाहिए। पिछले साल भी सोनम वांगचुक जब दिल्ली तक आए थे, पैदल आए थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस बार गंभीर मामलों में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अभी जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे तानाशाहों की याद मोदी सरकार को दिलाते हुए लिखा है कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज उन सब लोगों से लोग नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। उधर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी निंदा की है। वहीं कांग्रेस ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को खत लिखकर 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में 4 युवकों के मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। लद्दाख का मामला बीजेपी जिस तरीके से हैंडल कर रही है दोस्तों, उसमें आगे जाकर उसे तकलीफ हो सकती है, क्योंकि लोग अब बीजेपी की चालाकियों को समझने लगे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि लद्दाख में उद्योग धंधे लगाने की मनमानी करने के लिए और 2-3 खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ने सारा खेल रचा है और इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार, जहां भी प्राकृतिक संसाधनों को लूटना हो, मोदी सरकार इसी तरह का खेल रचती है। खैर, झारखंड में तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन बिहार में सत्ता में लौटने के लिए महिलाओं को लुभाया जा रहा है। बिहार की बात यहां करना आज जरूरी है, क्योंकि आज बिहार में महिलाएं ही छाई हुई थी। दरअसल प्रियंका गांधी जाने वाली थी बिहार और उसके बाद से किस्सा बदल गया। प्रियंका गांधी भी पहुंची, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांट दिए। मोदी जी ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी आज बिहार की अपनी सभा में महिलाओं को कह दिया कि पैसे ले लो, लेकिन वोट देश के लिए देना, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए, अपने राज्य बिहार के लिए। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। आज यहाँ का किसान, मैं कह सकती हूं, उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में महात्मा गांधी यहाँ पे आंदोलन करने आए थे। कोई सुनवाई नहीं है आपकी इस सरकार में। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम, उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं?
आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, यह भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो सुनो सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो, 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया है। आप संघर्ष कर रही हो, बहुत हो गया है बहनों, आप संघर्ष कर रही हो। वोट पैसे ले लो, लेकिन वोट इस देश के लिए डालो, अपने लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में धर्म की बात की, आपका वोट लिया और फिर इस देश को बेच दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को बड़ी बड़ी खदानें, उद्योग, हवाई अड्डे, 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीनें दे दी। ये जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी को। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम, हम क्या करेंगे, चलो अडानी को सारी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के दाम पे, चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए, इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया, इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, वो महात्मा गांधी जी की शहादत, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी, और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। हाँ, अडानी और अंबानी को। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े उद्योग, आप नाम लीजिए, या तो अडानी का है या अंबानी का है। किसके दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं? तो सुन रहे हैं आप, यहां पर प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, वो साफ साफ इंटरेक्ट कर रही थी। आज के भाषण में वो साफ साफ जनता के बीच जो सुनने आए थे उनके बीच उनसे ही बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सेंटेंसेस उनके जरिए ही वो बुलवा रही थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के एक दोस्त हैं जिसने आपके मखाने पर टैक्स लगाया है। नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के साथ उनका हाथ पकड़कर चलते हैं, लेकिन कभी जमीन पर उतरकर किसानों का हाल नहीं पूछते। जरा सुन लीजिए। अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले? कभी यहां आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर प्रियंका गांधी सीधे मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बात कर रही हैं, और हाथ पकड़कर गलबहियां करते हुए चलते तो हैं, लेकिन किसानों की और आप गरीबों के साथ नरेंद्र मोदी कितना वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं उसमें मोदी और ट्रंप की दोस्ती की सारी पोल खुल गई है। यहां ट्रंप का जिक्र करना भी जरूरी है। जब प्रियंका गांधी ट्रंप की बात कर रही हैं, पहले अडानी अंबानी की बात की, उसके बाद ट्रंप की बात कर रही हैं, अब बिहार की धरती से, चंपारण की धरती से यह बात कर रही हैं। ट्रंप ने अब ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया है। आप सुन चुके होंगे, आज शेयर बाजार धड़ाम हो गया। भारतीय कंपनियों को खूब नुकसान हो रहा है, काफी कंपनियां नुकसान में आ गई हैं। और इसके साथ ही व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और असीम मुनीर,
इन दोनों के साथ ट्रंप की बैठक भी भारत के लिए चेतावनी है। इस बैठक के बाद पाकिस्तान के कंधे पर रखकर ट्रंप अगर अपनी बंदूक चलाएं तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है, यह मोदी सरकार को सोच लेना चाहिए। मगर फिलहाल मोदी की सोच चुनाव तक ही दिखती है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक। इसीलिए आज 7,500 करोड़ रुपए बांट दिए, 7,500 करोड़ रुपए बांटे। किसको बांटे? बिहार की 75 लाख महिलाओं को। किस लिए बांटे? इसलिए क्योंकि वो कुछ अपना उद्योग धंधा करना चाहती हैं, तो उनको उसके लिए मोटिवेट किया जाए और 2 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। नया स्कीम, ये बिल्कुल नई स्कीम है, बिहार के मुख्यमंत्री के नाम है ये। लेकिन इस स्कीम में नरेंद्र मोदी क्यों कूदे, कैसे कूदे? क्योंकि बिहार के पास इतना पैसा शायद नहीं हो जितना पैसा नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता पर बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी को बिहार के संसाधनों पर राज करना है। 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी और नजदीक से राज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश बाबू अब बूढ़े हो गए हैं। कभी कभी उनकी समझदारी कहां चली जाती है पता नहीं, कभी कुछ और करने लगते हैं, कभी कुछ और करने लगते हैं। उनकी हरकतों को आप लोगों ने देखा होगा, माफी के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कई बार उनकी हरकतें कुछ और होती हैं। इसलिए यहां ये सारी बातें करना जरूरी है और बीजेपी इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानती है। यानी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, मगर क्या यहां पर बीजेपी को जो रिश्वतखोरी है, इसे रिश्वत ही कहेंगे, इसलिए कहेंगे रिश्वत क्योंकि 10,000 रुपए आप हर महिलाओं को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। इसके बाद आप तय करेंगे कि 2 लाख रुपए तक हम इन महिलाओं को दें या ना दें। अगर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक देना है, मतलब उनके उद्योग को, उनका जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं या कुछ और करें, अपना बिजनेस करें, इसके लिए अगर पैसे देना है तो ये आगे तय होगा। लेकिन अभी चुनाव से पहले फटाफट बांट दिए, चलो इसको रख लो, बाद में देखा जाएगा। किस लिए रख लो? किस लिए रख लो? इसलिए क्योंकि आप मुझे वोट देना। चलिए आज इसी वोट देने की बात और उधर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने की बात, इसके पीछे की कहानी क्या है? रिश्वत, बिहार में रिश्वत का खेल आखिर क्या है और मोदी की एक गलती कैसे देश पर भारी पड़ रही है, इन सब की चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील जी आपका स्वागत है हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शाकिब जी जुड़े हुए हैं, फर्रा शाकिब जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। फर्रा शाकिब जी का नाम ठीक कर लीजिए और प्रशांत जी का इंतजार हम कर रहे हैं। प्रशांत जी का नाम आप पहले से चला रहे हैं। चलिए जरा उधर हमारे साथी प्रेम कुमार जी पटना में ही हैं, बिहार में ही हैं, जरा वहीं चलते हैं, वहां से और आएंगे लद्दाख तक, सोनम वांगचुक तक आएंगे। लेकिन पटना में क्या चल रहा है? आज तो बिहार में गहमा गहमी का आलम था प्रेम कुमार जी। आज महिलाएं गदगद हैं, नरेंद्र मोदी की जयकारें हो रही या कुछ और हो रहा है? हालांकि एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपके पास आने से पहले। अपनी टीम को कहूंगा, प्रियंका गांधी जब कह रही थी तो नीचे से वोट चोर की बात आ रही थी। ये वोट चोर के नारे आजकल खूब लगने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह की सभा में भी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ने किस वजह से यात्रा निकाली थी, किस लिए वो आए थे यहां, तो वोट चोर गद्दी छोड़ की बात होने लगी। जबकि वो कुछ और कहना चाहते थे, घुसपैठियों की मदद की बात करना चाहते थे, लेकिन बात कुछ और हो गई। आज प्रियंका गांधी का साथ देते हुए वहां की महिलाएं, वहां के जो इनको सुनने आए थे लोग, जो इनके समर्थक हैं, वो कैसे, सुनिए जरा इस छोटी सी बाइट को। कि आज का बिहार, यहां पे किसका राज है 20 सालों से? बताइए किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। मामले की निचोड़ समझ गए आप। सुन लिए प्रेम कुमार जी, कहने वाली थी प्रियंका गांधी की 20 साल से नीतीश और मोदी का राज है, लेकिन
जनता कह रही है वोट चोरों का राज है। ये है बिहार। लेकिन क्या कुछ चला आज, और ये जो खेल है रिश्वत का, वो कितनी दूर तक, कितना अंदर तक जा चुका है, गया भी है कि नहीं गया है? या प्रियंका गांधी जो कह रही हैं कि पैसे ले लो लेकिन वोट किसी अपने बच्चों के भविष्य को देखकर इस देश के नाम पे देना। जी शुक्रिया राजीव जी। बात मैं यहीं से शुरू करता हूं कि रिश्वत और जो प्रियंका गांधी जी ने जो बात कही कि ये पैसे ले लो, जरा सोचिए, अगर ये रिश्वत होती तो प्रियंका गांधी बोलती क्या कि रिश्वत ले लो? और अगर रिश्वत है तो जनता क्या रिश्वतखोर है? मैं इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में रिश्वत को थोड़ा बोलना चाहता हूं, समझना भी चाहता हूं, जरूरी है। देखिए, ये धन जनता का है और जनता को सरकार दे रही है। सरकार का मतलब क्या है? जनता ने जिनको ताकत दे करके चुना है वो सरकार है। फिर से चुनने का वक्त आया है, लेकिन चुनी हुई सरकार है, यानी जनता की ताकत से, जनता के द्वारा बनी हुई सरकार है। वो जनता को पैसा दे रही है, तो मैं सोचता हूं कि ये रिश्वत तो हो ही नहीं सकता। ये उनका हक है जो चुनाव के समय में इस रूप में दिया जा रहा है कि उनके वोट ले लिए जाएं आकर्षित करके। फिर भी ये रिश्वत नहीं है, क्योंकि रिश्वत कौन किसको देता है? जो सक्षम होता है उसको रिश्वत देता है, जिसको काम लेना होता है उसको रिश्वत होता है। इनको वोट लेने का काम है और जनता, चूंकि उनके पास वोट है इसलिए वो सक्षम है। लेकिन जब वोट दे देती है तो सक्षम तो सरकार हो जाती है। तो सरकार जो पैसा दे रही है वो जनता का पैसा, जनता ने अधिकृत किया है उसको पैसा देने के लिए, योजनाएं चलाने के लिए, पॉलिसियां बनाने के लिए। इसलिए यहां पर मैं अपनी क्लैरिटी थोड़ा रखते हुए, और अगर ये रिश्वत होता तो प्रियंका गांधी कभी नहीं कहती कि रिश्वत ले। ये जनता का हक है, इसलिए प्रियंका गांधी कह रही है कि ले लो वोट, ले लो पैसे, लेकिन वोट तुम अपनी समझ के अनुसार देना। और जो बात कहनी है, ये बात मैं इस पर कहना बात आज नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बहुत कही जिसकी बहुत चर्चा है। उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी दो भाई हैं, भाई भाई है। अब ये समझिए, जो नीतीश जिनका डीएनए खराब होता था और आज जिस भाई का डीएनए खराब था उसके भाई उन्होंने स्वयं को घोषित कर लिया, तो डीएनए तो उनका खराब हो गया। आज नरेंद्र मोदी जी ने खुद को गाली दे दी, अपने डीएनए को खराब बता दिया, क्योंकि उन्होंने कभी नीतीश कुमार को खराब बताया था। हालांकि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने तब उसको बिहार की जनता का डीएनए खराब बताया, ऐसा कह के प्रचारित किया था, बताया था। लेकिन सच बात क्या थी कि नरेंद्र मोदी जी ने भाषण देते समय कहा था कि जब हमारा थाली का भोजन छीन लिया था, भोज में हमें बुलाया गया था और फिर वापस कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, तब भी हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब जीतन राम मांझी जी के साथ ऐसा बर्ताव हुआ, ऐसा का मतलब मुख्यमंत्री बनाना और फिर उनको पद से हटाना, तब हमें लगा कि इनके डीएनए में ही खराबी है। तो ये जो बात थी नीतीश कुमार को कही गई थी। अब दोनों में जो बात समझ लीजिए, अगर नीतीश कुमार को का डीएनए खराब है तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपना है, और अगर बिहार की जनता का डीएनए खराब है तो नीतीश कुमार ने उसका जवाब राजनीतिक रूप से दिया था। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हुई। उसके बाद अब आइए कि बिहार का माहौल क्या है। अगर बिहार का माहौल, महिला मतदाता अगर एनडीए को वोट देती हुई दिख रही हो तो क्या इसकी आवश्यकता पड़ती कि महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएं? ठीक चुनाव की घोषणा से पहले, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, 6-7 तारीख के आसपास बताया जा रहा है, अक्टूबर में। तो उससे ठीक पहले ये पैसे देने की बात, 10,000 रुपए देने की बात जो हो रही, इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो 7% के करीब ज्यादा वोट करती है पुरुषों के मुकाबले, और एनडीए महागठबंधन के बीच। जी, प्रेम कुमार जी का वीडियो डाउन हो गया है और बीच बीच में डाउन हो भी रहा था। कोई बात नहीं, जरा फर्रा शाकिब जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ रहा जरा फर्रा जी आप बताइए। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। फर्रा शाकिब जी, क्या
प्रियंका गांधी उस मैसेज को, उस पैगाम को जो महिलाएं हो सकता है जो उनके पास भी आई थी, वो भी 10-10 हजार रुपए लेके आई हों, लेकिन पैगाम दे पाने में सफल रही। प्रियंका गांधी के भाषण से जो सब बातें समझ में आ रही हैं, क्या वो महिलाओं तक वो मैसेज पहुंचा पाई हैं प्रियंका गांधी, उसमें वो सफल हो पाई? देखिए राजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम सर जो अभी बात कर रहे थे, और ये बिल्कुल बुनियादी बात है कि अगर नीतीश जी को ये लग रहा होता कि महिलाएं अब भी पिछली बार के चुनाव की तरह उनके साथ है, तो शायद वो 10-10 हजार रुपए की जो ये रेवड़ी अभी उन्होंने आज बांटी है वो नहीं बांटते। वो जो योजनाएं चला रहे हैं वो उनको लगता है कि चलो ठीक है, अभी उन्होंने वृद्धा पेंशन भी बढ़ा, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से जो पेंशन 400 रुपए मिल रही थी उसको 1100 रुपए कर दिया है। कमाल ये है कि जो योजनाएं पहले कभी नहीं चली हैं वो महीने भर के अंदर शुरू हो गई है। मजदूरों को ड्रेस खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों को। कमाल है, 20 सालों में इनको होश नहीं आया कि दिहाड़ी मजदूरों के बदन पे, जिसके बदन पे एक लुंगी होती है फटी हुई, वही बेचारा पहन के जाता है, बनियान फटी हुई जाता है, पहन के मजदूरी करके शाम में घर आता है। 20 सालों के बाद इनको ध्यान आया कि अच्छा इनको भी ड्रेस दिया जाए, मतलब इनके बदन पे भी कपड़ा होना चाहिए, इसमें चलो 5 हजार रुपए इसको भी दे दो। 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, तो बिजली की ये हालत है कि रोजाना 2-3 घंटे 4 घंटे बिजली गायब होती है, जो पहले ऐसा नहीं था। ऐसी हालत हो गई है कि अब बिजली जाती है 2-4 घंटे में इन्वर्टर भी खत्म हो जाता है, बच्चे जो है रात में सो नहीं पा रहे हैं। आज जो 10 हजार रुपए दिया है, अच्छा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दिया गया है, मतलब माल महाराज का मिर्जा खेले होली। आप समझ लीजिए कि बिहार में नीतीश जी की क्या क्रेडिबिलिटी बच गई है या क्या प्रासंगिकता बच गई है चुनाव को लेकर के, कि अब नीतीश जी को इस स्तर तक पहुंचा दिया गया है कि उनके नाम की योजनाओं की राशि प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं। जबकि नीतीश जी, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नीतीश जी अगर अपने होश हवास में होते तो यह संभव नहीं था, ये कतई संभव नहीं था कि जो योजना नीतीश जी चला रहे हैं। नीतीश जी को तो ये तक पसंद नहीं था, पिछले जो भाषण हुए हैं उनके, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान जब नीतीश जी और मोदी जी एक मंच पर खड़े होकर के भाषण देते थे, तो जिन योजनाओं को प्रधानमंत्री जिन योजनाओं का बखान करने से बचा करते थे, नीतीश जी उसको अपने क्रेडिबिलिटी पर जनता के सामने रखते थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, ये सब। और वहीं से इनका ये डायलॉग फेमस हुआ है कि 2005 से पहले कुछ था जी, 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी, ये सब नीतीश जी का अपना डायलॉग है। और ये नरेंद्र मोदी जी आज उनके बिहाफ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, और नीतीश कुमार जी उनके बाद संबोधन कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, और इससे ये बातें समझ में आ रही है कि नीतीश जी की पकड़ जो है बिहार के वोटर्स पर कमजोर हो रही है, और इसका फायदा मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री, इसका फायदा यानी भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है। तो चलो यही बहाना है, और हम लोग बार बार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश जी को इस स्थिति में ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा कि कल को अगर नीतीश जी शिंदे गति को प्राप्त होते हैं तो एकदम से बिहार की जनता को यह मैसेज दिया जाए कि ये नेचुरल पावर ट्रांसफॉर्मेशन है, सत्ता का हस्तांतरण जो है बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नीतीश जी इस स्थिति में रह नहीं गए थे, और इस चीज को भांप रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आप देखिए, मैं बार बार उपेंद्र कुशवाहा के आप बयानों को डिकोड करेंगे। आज भी उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया है जो अशोक चौधरी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्होंने नीतीश जी का पक्ष रखा है कि नीतीश जी से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो जो है कार्रवाई करेंगे और अपनी पार्टी की पोजीशन क्लियर करेंगे, क्योंकि नीतीश जी की ये यूएसपी रही है कि भ्रष्टाचार से वो समझौता नहीं करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नीतीश जी की पूरी यूएसपी को खत्म करके उनके ऊपर सांप्रदायिक होने का, उनके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का तमगा चस्पा करके उनकी स्वाभाविक विदाई दिखा करके जो है बिहार की सत्ता को हथिया लेना है, और अपना कोई मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह जैसा कोई मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा जैसा कोई पर्ची मुख्यमंत्री बिठा करके फिर 10-20 साल बिहार की जनता का शोषण करना है। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे प्रेम सर, और देखिए अब इसका क्या इंपैक्ट होता है। लेकिन आज प्रियंका गांधी जी ने जो बात कही है, प्रियंका गांधी, हम लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मोतिहारी में 10 सीटें, पूर्वी चंपारण की 10 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 पर महागठबंधन है, यानी कांग्रेस उसमें भी एक पर नहीं है, दोनों पर ऑलरेडी जीती हुई है। 10 सीटों पर जो है 12 में से 10 सीटों पर, 12 सीटें हैं माफ कीजिएगा पूर्वी चंपारण में,
12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 में से 10 पर एनडीए का कब्जा है, जिसमें 7 पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन उसके बावजूद मोतिहारी में भाजपा प्रियंका गांधी की सभा होना इस बात की ओर इंगित करता है कि जिस तरह से कृष्णा लवरी ने या जो कांग्रेस के दीगर नेता हैं, उन्होंने ये कहा था जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी सदाकत आश्रम में, तो उन्होंने ये कहा था कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, हम लड़ने जा रहे हैं। तो शायद उस मैसेज को और कंटिन्यू करने के लिए या उसको और आगे बढ़ाने के लिए गांधी की भूमि को प्रियंका गांधी ने चुना अपने संबोधन के लिए। और उन्होंने आज चर्चा भी की कि ये गांधी का देश है और गांधी के आदर्शों को हम लोग मानने वाले लोग हैं, और शायद ये बिहार की जनता को मैसेजिंग देने की कोशिश थी कि हम लोग गांधी के रास्ते पर चल करके बिहार का विकास करेंगे, बिहार को नवसंकल्प की तरफ लेकर के जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी कीजिए, आपका वीडियो थोड़ा डाउन हो गया था। प्रेम कुमार जी, और फिर हमारे साथ प्रशांत जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, सबके पास आता हूं। और अभी हम बात कर रहे हैं बिहार की, और बिहार में आज प्रियंका गांधी महिलाओं को संबोधित कर रही थी, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम के नाम से जो वहां योजना है, महिलाओं की योजना, महिलाओं को स्वरोजगार देने की योजना, जिसमें 10,000 रुपए अभी हम देंगे, फिर नाम उसमें से छांटेंगे और इसके बाद 2-2 लाख रुपए तक भी दे सकते हैं अगर आपका नाम वहां क्लियर हो गया, यानी आप उस काबिल हैं कि आप रोजगार कर सकती हैं, तब आपको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन ये 10,000 रुपए देने का क्या मतलब है? क्या ये मतलब ये माना जाए कि आपकी जेब से निकले हुए पैसे को आपके ही जेब में डालकर और आपसे ये कहा जा रहा है, ये भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए आप हमको वोट दीजिए, दोबारा हमको सत्ता पर काबिज करवाइए। प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आता हूं। प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु जी हैं, उनके पास। जी देखिए, ये जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, तो 10,000 रुपए देने में जो मुख्य बात है वो कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं महिलाओं को। अब 10,000 रुपए में क्या आत्मनिर्भर हो जाएंगी? स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, अपना रोजगार कर सके। महिलाओं के रोजगार से 10,000 रुपए को जोड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। और रोजगार से जोड़ करके दरअसल इसको पॉलिसी बना रहे हैं ताकि लोग इसको ये ना समझे कि हम चुनाव के समय में दे रहे हैं फ्री बीज है। वो ये टेक्निकलिटी को समझिए, कोई इसको वो सो कॉल्ड रिश्वत ना कहे, तो इसको रोजगार से जोड़ा। अब 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार पैदा हो जाएगा, ये बात है, बड़ा सवाल है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी घोषणा किसने की थी? नीतीश कुमार ने की थी, मुख्यमंत्री बिहार, जिन्होंने घोषणा की। और बटन दबाने कौन आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या यह केंद्र सरकार की योजना है? क्या यह केंद्र सरकार पैसा दे रही है? और केंद्र सरकार अगर महिलाओं को पैसा दे रही है तो केवल बिहार में देगी जहां पर चुनाव होने वाला है। ये बातें जनता को समझ में आ रही कि जहां जहां चुनाव होता है सरकार अपनी शक्ति का, संसाधन का इस्तेमाल वोट आकर्षित करने के लिए करने लग जाती है, और प्रधानमंत्री बटन दबाने पहुंच जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनको इसलिए बिठाया गया है कि आप राज्य के चुनाव में जाइए और राज्य के हिस्से का धन बांटने के लिए आप वहां खड़े हो जाएं? ये नीतीश कुमार, बिहार का धन है ना जो बिहार की महिलाओं को दिया जा रहा है, ये देश का धन है जो बिहार की महिलाओं को दिया जा रहा है, भारत सरकार का धन नहीं है, ये बिहार सरकार का, बिहार का धन है। तो ये बात अब जनता को समझनी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी, ये है। दूसरी बात आपने पूछे माहौल की बात। माहौल, प्रियंका गांधी का जो ये प्रोग्राम था, ये निश्चित रूप से महिलाओं को के साथ इंटरैक्टिव प्रोग्राम था, और आपने दिखाया भी, सबने देखा कि महिलाएं अपनी बात कहते हुए कितना भावुक हो रही थी, और उन महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी किस तरह से भावना के साथ में, पूरी भावना रखते हुए बात कर रही थी, व्यवहार कर रही थी, उनको संभाल रही थी। और ये जो जेस्चर था, ये जेस्चर पूरे देश की, बिहार की, प्रदेश की, बिहार की महिलाओं का है। तो इस चूंकि बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार से दूर हुई हैं, जो पहले उनकी प्रमुख वोटर होती थी, इसी वजह से ये प्लान रचा गया कि 10-10 हजार रुपए देकर के उनको बहलाया जाए, फुसलाया जाए, मनाया जाए, जो शब्द ले लीजिए। तो
लेकिन क्या ऐसा होगा, इस बात को महसूस किया प्रियंका गांधी ने और इसीलिए कहा पैसा तो ले लेना, पैसा चूंकि आपका पैसा है आपको तो लेना ही चाहिए, लेकिन वोट मत देना, क्योंकि उनकी मंशा जो है पैसा देने के लिए पीछे खराब, ये साफ साफ दिख रहा है। राजधानी पटना में उसका पूरा असर होता है जब कभी भी प्रधानमंत्री आए या प्रेम कुमार जी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपकी बात से डिफर करता हूं। जब रिश्वत की बात क्यों रिश्वत कोटेड, इसलिए घूस जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, सरकारी घूस ये भी कह सकते हैं। पर एक तो सरकारी काम करवाने के लिए घूस, यानी अभी SIR में बहुत घूसखोरी चली है। हमारे साथी फर्राज शाकिब जी बेहतर बताएंगे और बताते रहे हैं कि आप आवास प्रमाण पत्र बनवाना हो कि और कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो, कैसे बनवाया गया है, कितने पैसे लिए गए हैं, ये सब की घुसखोरी खूब हुई। अब इधर दूसरी घुसखोरी ये हो रही है कि आपके पैसे को आपकी जेब में डाला जा रहा है और फिर उसके बाद अगर अभी इस वक्त डाला गया और 10,000 रुपए इस वक्त डालने का क्या मतलब था? ये आप महिलाओं को, ये लाडली बहना योजना नहीं है। ये अगर कोई लाडली बहना योजना या लाडकी बहन योजना से कोई इस बात को कोई सोचता हो कि जैसे उधर फायदा हुआ या उधर महिलाओं के उत्थान की बात हुई, तो यहां वो नहीं है। ये सीधे सीधे आप इस वक्त, जबकि 6 तारीख या 7 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अक्टूबर जैसे ही दशहरा खत्म होगा और 6 तारीख तक चुनाव आयोग ने कहा है तमाम चीजों को बिल्कुल दुरुस्त कर लें, तो इसका मतलब है 7 तारीख 8 तारीख में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उससे पहले आनन फानन में जितने नाम आए, मैं पढ़ रहा था खबर में यह है कि जितने भी नाम आए हैं सबको दे दिया गया है, जितने अकाउंट्स। बाद में यह बताया जाएगा, छांटा जाएगा कि इसमें से कौन कौन एलिजिबल हैं। किसी का पति अगर टैक्स पेयर है, कोई महिला टैक्स पेयर है, तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। अच्छी बात है 2 लाख रुपए, लेकिन 2 लाख रुपए हम किसको देंगे भी कि नहीं देंगे? आज आपने 10-10 हजार रुपए बांटकर 22% महिलाओं को, 75 लाख महिलाओं में से 75 लाख महिलाओं को अभी दिया है 7,500 करोड़ रुपए आपने आज बांट दिए। 7,500 करोड़ रुपए बांटे आज, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यही ना प्रेम कुमार जी, जिस बात को आप कह रहे हैं उसी बात को मैं भी कह रहा हूं। मैं घुसखोरी कह रहा हूं सीधे सीधे, मैं इसे रिश्वत कह रहा हूं सीधे सीधे, और लिख भी रहा हूं कोटेड। इसलिए कह रहा हूं प्रेम कुमार जी, क्योंकि आप चुनाव से पहले यह कदम उठाकर आप वोट सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। सर देखिए, रिश्वत शब्द का प्रचलन हमारे यहाँ बाबुओं को पैसा दे करके अपना काम कराने में होता है, यही है, बड़े बड़े टेंडर हासिल करने में होता है। लेकिन जब कोई सरकार गिराई जाती है, सांसद को खरीदा जाता है, तो रिश्वत थोड़े हैं, वो उससे बड़ी चीज होती है। उसी तरीके से यहाँ पर आइए, यहाँ जनता रिश्वत लेने वाली थोड़े है। बाबू लेता होगा रिश्वत, जनता से वोट, परचेजिंग ऑफ वोट बोल सकते हैं, आप लुभा करके वोट खरीदने की कोशिश, जो लेता है वही दे रहा है। मैं वो महिलाओं को रिश्वतखोर थोड़ी बोल रहा हूं। प्रेम कुमार जी आप वही बात कह रहे हैं, मैं महिलाओं को रिश्वतखोर नहीं बोल रहा हूं। हम लोग दोनों एक ही बात बोल रहे हैं जी, लेकिन समझना पड़ेगा कि हम रिश्वत जहां बोलेंगे जो दे रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं, हो जाएगा, जनता को गाली पड़ जाती है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इसको रिश्वत न बोला जाए, ये मेरा पक्ष है। जी नहीं, समझ गया मैं कतई महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं। आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास। फर्राज शाकिब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं ये 10,000 रुपया लोन दिया गया है, ये इसकी रिकवरी भी हो सकती है बाद में, जो स्क्रूटनी हो जाएंगी जो औरतें, इनसे वापस भी लिया जाएगा ये पैसा। ये ऐसा नहीं है कि उनको दे दिया गया है जी। लेकिन अभी देकर आप, क्योंकि कुछ लोगों से बात, कल भी हमारे एक साथी अनिल कुमार रॉय साहब थे, वो कह रहे थे कि कभी वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार कह रहे हैं अब दे दिया है तो देखते हैं, यानी जो मिल रहा है तो थोड़ा चुकाना तो पड़ेगा। कल इसी प्रोग्राम में अनिल कुमार रॉय साहब पटना से जुड़े हुए थे,
कह रहे थे कि अपने साथियों से हमने बात की और जो कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया वो कह रहा है कि अब देखिए ये मिल रहा है तो सोचना होगा। लोग कुछ परसेंट होते हैं जो इधर से उधर सोचने में चले जाते हैं, इसलिए ये बात, चाहे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। हालांकि वोटों की चोरी जो अभी एक नई चीज, जो हम लोग पहले से, आज नई चीजें हम लोग, प्रशांत टंडन जी, हम लोग सुनील कुमार जी, आप तमाम साथी, हम लोग सुनील शुक्ला जी, लगातार हम लोग ये बात कहते रहे 2019 के बाद से, जब से वो रिसर्च पेपर आया था सब्यसाची दास का, उसके बाद से लगातार कहते रहे कि वोटों की चोरी कैसे हो रही है। लेकिन अब आप सीधे सीधे 10 दिन मात्र बचे हैं, मात्र 10 दिन बचे हैं। आज 26 है, 6 या 7 अक्टूबर को घोषणा हो जाएगी चुनाव की, और उससे पहले आप 10-10 हजार रुपए हर महिलाओं के खाते में दे रहे हैं। और फर्रा शाकिब जी बता रहे हैं कि बाद में ये रिकवर भी किया जाएगा अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो। प्रशांत टंडन जी, ये खेल क्या है, जरा समझ, आप तो समझ रहे होंगे तो समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे देखिए, ये खेल सिर्फ इतना है कि कितनी व्यवस्था है और कितना उतावलापन है किसी भी प्रकार सत्ता में आने का। और पहले तो हम लोग जरा डिस्कस कर रहे हैं कि मुद्दों की सांप सीढ़ी क्यों हो रही है, ये रिश्वत देना या वोट खरीदना, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जरा उसको सिलसिलेवार ये मुद्दों की सांप सीढ़ी जो मोदी जी कर रहे हैं, इसको हम समझते हैं पहले तो, कि बिहार में कहाँ फंसे हुए हैं। सबसे पहले कास्ट सेंसस की घोषणा करते हैं, वो राहुल गांधी के दबाव में भी और वो बिहार को देखते हुए भी, क्योंकि बिहार में सामाजिक न्याय का एक जमीन है वो वहाँ पे, और बिहार में कास्ट सर्वे हो चुका था, तो कास्ट सेंसस की घोषणा होती है। लेकिन कास्ट सेंसस से बिहार में चुनाव में नहीं गए, क्योंकि कास्ट सेंसस का शेड्यूल ही ऐसा बनाया। उसके बाद ये लेके आते हैं ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम का हमला। याद होगा कि विदेश से सीधे वो बिहार पहुंच गए। उस मुद्दे में भी बात नहीं बनी, क्योंकि ट्रंप ने हवा निकाल दी पूरी की पूरी। उसके बाद आनन फानन में एसआईआर किया गया कि वोटों की चोरी का रास्ता बनाया जाए। लगे वहां पे ज्ञानेश कुमार जी पूरी ताकत के साथ 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया, और एक ऐसी कस्टमाइज वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश की जिसमें बीजेपी ही जीते। इसके बारे में भी दावे से नहीं किया जा सकता कि कितना वो कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन एसआईआर की हवा 2 लोगों ने निकाली, सुप्रीम कोर्ट ने और राहुल गांधी ने। एसआईआर का नाम अब वोट चोरी हो गया बिहार में। उसके बाद बिहार में एंट्री लेती है मोदी जी की मां, और अब आप देखिए कि मोदी जी की मां को भी वापस ले लिया गया है। तो जब कोई मुद्दे नहीं चल रहे तब ये आया है। और ये पहले कि जैसे आपने अभी लाड़की बहना का उदाहरण दिया, लाड़की बहना स्कीम चल रही थी चुनाव के बहुत पहले से, उसमें पैसा बढ़ाया गया चुनाव के पहले, स्कीम थी जी। ये तो नई स्कीम्स हैं, ये नया पैसा है, इसका कोई बजट में प्रावधान बिहार के नहीं है, ना इसका कोई प्रावधान यूनियन बजट में है जिसको मोदी जी ने दिया है। तो ये नई स्कीमें हैं, ये तब लाई गई है कि जब आपको लग रहा है कि वोट चोरी बड़ा मुद्दा बन गया है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, और अभी राहुल गांधी और खुलासे करने जा रहे हैं, तो चीजें हाथ से निकल रही हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा हुई, वो भी कामयाब रही, राहुल गांधी की यात्रा रही, वो भी कामयाब रही। इस बीच एक मुद्दा और आया है, घुसपैठिए। अब वो घुसपैठिए पर चुनाव लड़ेंगे तो उसके 2 जरा एस्पेक्ट को हम लोग सोच रहे हैं। घुसपैठिए को लेकर बिहार, झारखंड भी गए थे, और झारखंड में वो कामयाब नहीं हुए। घुसपैठिए का मुद्दा झारखंड में नहीं चला, और घुसपैठिए के मुद्दे से दिक्कत नीतीश कुमार को, जेडीयू को है, चिराग पासवान को है, क्योंकि इनके वोट भी जाएंगे उस नैरेटिव में, जो थोड़े बहुत मिल भी जाएंगे।
तो ये जो मुद्दों की सांप सीढ़ी है, फिर मैं गिना दूं कि कास्ट सेंसस, ऑपरेशन सिंदूर, SIR, घुसपैठिए, मोदी जी की माँ, इन सब के बाद अब ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आया है महिलाओं के लिए या वकीलों के लिए। तमाम नई नई स्कीमें, वकीलों को पैसा कौन देता? वकीलों को भी दे रहे हैं। तो ये सारी मुद्दे आ रहे हैं, जबकि बिहार का युवा जिसने लाठियां खाई हैं वो पेपर लीक पे, जिसके यहाँ पे बेरोजगारी है, और वहां का जो युवा है जिसको जनरेशन Z कह रहे हैं, वो युवा के सामने नए बिहार बनाने की चुनौती है, अपना भविष्य बनाने की चुनौती है। वो भविष्य इसमें नहीं बनेगा। 10,000 रुपए देने से उसका भविष्य बन जाएगा जिसके पेपर लीक हो गया। तो ये सारे मुद्दे हैं। बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है, प्रयोग कर रही है, और उसमें सबसे नया प्रयोग ये है। अब इसकी बहुत पोस्टमार्टम करने पे मेरी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा नहीं चलेगा तो कुछ और लेकर आएंगे। बीजेपी वहां पे घुसपैठिए पर चुनाव लड़ेगी, और घुसपैठिए पर चुनाव इसलिए लड़ेगी क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने एक मुश्किल है। मुश्किल ये है कि 18% लगभग मुस्लिम वोट है वहां। तो बीजेपी का जो यूनिवर्स है वो 82% है, 80% है। अब उसमें भी 65 लाख लोग बाहर हो गए, पता नहीं कौन लोग हैं वो जी। तो बीजेपी का यूनिवर्स छोटा है। उस छोटे यूनिवर्स में बीजेपी को बहुत एक्सट्रीम लेवल का ध्रुवीकरण चाहिए होता है, तब सीटें निकलती हैं। जब उत्तर प्रदेश में नहीं चला, जहां राम मंदिर बना दिया, तो बिहार में ये प्रयोग कितना कामयाब होगा घुसपैठिए का पता नहीं, लेकिन बीजेपी चुनाव घुसपैठिए पर ही लड़ेगी। जी बिल्कुल, घुसपैठिए पे लड़ेगी बीजेपी। बिहार में चुनाव कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, और ये सारे प्रयोग हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वोट खरीदने की जुगत में बीजेपी लगी हुई है। और इधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेता जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और इन सब के बीच क्या ये जो स्कीमें लेकर आ रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी लगातार परेशानियों से गुजर रहे हैं, वो दिखता है कि कितने परेशान हैं कि किसी भी ढंग से बिहार की कुर्सी फिर से उनके कब्जे में आ जाए। लेकिन इन सब चीजों से एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा, सुनील शुक्ला जी आपके पास आते आते, 82 करोड़ लोगों को, और पिछले 14 साल से 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सत्ता के, 12 साल से तो यही सुन रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। 80 करोड़ भाई, आप अनाज दे रहे थे तो 80 से 60 होते, 40 होते, मतलब गरीबी खत्म करते आप 80 से 81, 82, 85 करोड़ पे आ गए। तो क्या ये जो है, और ठीक है, एक तरफ आप वेलफेयर स्कीम को लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप जिसके पास दाने नहीं है खाने के लिए, उसके हाथ में, उसको सबसे पहले उसके भूख की शांति हो, यानी भूख मिटे उसकी, ये पहली फुर्सत में। सिर पे छत हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, और भूख मिटाने के लिए रोजगार हो, इन सब के लिए कमाई हो। लेकिन जब ये स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हैं सुनील जी, तो आपको दिखता है क्या कि कुछ आगे करते हुए सरकार दिखाई देती है, चाहे वो बिहार की सरकार हो, यानी जहां डबल इंजन की सरकारों की बात मैं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं डबल इंजन की सरकार है हमारी बिहार में, डबल इंजन की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में, और ऐसे कई राज्यों में 21 राज्य हो गए। लगता है क्या कि मूल जो प्रॉब्लम है, जहां से इन समस्याओं को दूर करना चाहिए, इसका हल होना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, उन समस्याओं को आप खत्म करने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं क्या? आप तो अभी बचत उत्सव मना रहे थे। देख लीजिए, आज शुक्रवार है, सोमवार से शुक्रवार रोज का आप सेंसेक्स देख लीजिए, निफ्टी देख लीजिए, यानी शेयर बाजार देख लीजिए, रोज का देख लीजिए, किसी एक दिन भी ऊपर चढ़ा हो तो बता दीजिए। हो गए 4 दिन 5 दिन हो गया, कौन सा उत्सव? और ऐसे उत्सव में 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो कौन सा उत्सव? और जैसे शाकिब जी बता रहे हैं कि ये वापस भी लिया जा सकता है। सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। बचत किस पे होती है? आय पर। बचत अपने आप में कोई चीज तो है नहीं, और अगर आपके पास आय नहीं है
इनकम का जरिया नहीं है तो बचत कैसे हो जाएगी? भिक्षा में कोई बचत तो होती नहीं है। भिक्षा तो आप जीवन चलाने के लिए है। अनुदान तो जीवन चलाने के लिए, अनुदान में कोई बचत होती है क्या? और अगर आप ये कहते हैं कि बिहार में अगर रोजगार देने के इतने ही प्रयास किए गए होते तो आज चुनाव के इस मौके पर 20 सालों के बाद आपको इस तरह से लोगों को आर्थिक राहत देने की क्या जरूरत पड़ती? वो भी बिना किसी तैयारी के। कोई तैयारी है क्या? कोई सर्वे किया गया है? और आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आपने क्या कहा था जब 2023 में संभवतः आर्थिक जाति जनगणना और आर्थिक जनगणना के परिणाम आए थे, और उस समय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि 96 लाख ऐसे परिवार हैं जहां जिनकी आमदनी वार्षिक 6,000 रुपए से कम है, इनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बाद में अपने रोजगार के विस्तार के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। यह 10,000 रुपए जो आज दिया जा रहा है, यह बाद में दिया जाना था। यह सम्मानित मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में घोषणा थी। ऐसा नहीं था कि हम और आप कपोल कल्पना कर रहे हैं जी। 2 लाख रुपए की योजना का उन्होंने घोषणा किया था कि इन महिलाओं को जो आर्थिक रूप से विपन्न है, परिवार जो आर्थिक रूप से विपन्न है, उनके महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे जिससे कि अपना रोजगार शुरू कर सके। वो कहां चला गया? 2 लाख गायब हो गया और आप 10,000 रुपए अभी दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए आप बाद में देंगे। आपने तो अपने पूरे के पूरे स्कीम को ही उलट दिया। दूसरी चीज जो बात कही जा रही है कि बिहार की सरकार ने महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए ढेर सारे प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें उनके रोजगार शुरू करने के लिए कई लाख रुपए दिए गए। उसका एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए आप कि 20 सालों में महिलाओं को इतने रुपए दिए गए, इतने लाख है, इतने करोड़ रुपए दिए गए, और उसका ही परिणाम सामने आ गया। आप ये बता दीजिए कि इन रुपयों से एमएसएमई में सेक्टर में इतना विकास हो गया, इतने नई यूनिट्स लग गई, उनके माध्यम से इतने लोगों को रोजगार मिल गया। कोई एक डेटा जारी कर दीजिए। उस स्थिति में तो आप है नहीं, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है, वो बिहार की कोई आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर थोड़ी होगी। 20 सालों में बर्बादी हुई है। निश्चित रूप से जब पहली बार सत्ता में आए नीतीश कुमार जी, तो लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें बांधी और उन्होंने काम भी किया। मैं भी इससे इनकार नहीं करता। मैं एक ही कार्यक्रम का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं जो उन्होंने स्कूल जाते हुए महिलाओं को साइकिलें दी, और सुबह सुबह गांव से स्कूल जाती हुई लड़कियां साइकिल दिखाई पड़ती थी तो हमारे जैसे लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। हर पूरे इलाके के लोगों को अच्छा लगा। लेकिन वो शुरुआत थी ना, उसके आगे क्या? जो लड़कियां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास कर ली, फिर उनके आगे की शिक्षा का क्या स्थिति है और रोजगार की क्या स्थिति है? कहां चले गया? कौन से ऐसे उपाय किए गए जिसके कारण से जिन महिलाओं को आप शिक्षित करके योग्य बनाने का प्रयास कर रहे थे, उनको रोजगार देने की आपने कोई पहल की? और परिणाम क्या हुआ कि आज 20 साल बाद आपको 10,000 रुपए देने की बात की जा रही है। पुराने किसी योजना की बात की जा रही है क्या? किसान सम्मान निधि बड़े शोर शराबे के साथ शुरू हुआ, कितने करोड़ लोगों को दिया जा रहा था, आज कितने करोड़ लोगों को दिया जा रहा है? वो संख्या कितनी घटती चली गई? आखिर जो योजना है, आप इस तरह से पैसा बांट करके लोगों को बेहतर जीवन दे सकते हो, ये संभव नहीं है। आज बिहार सरकार के सामने यही बड़ा संकट है। आपने दे दिया, आज आपने दिया 10,000 रुपए, कितना हजार रुपया खर्च किया आपने? 75,000 लाख रुपए। और देना कितना पड़ेगा आपको? 2 लाख करोड़ रुपए। आपका बजट कितना है? 3 लाख करोड़ रुपए की। तो केवल एक योजना में आप 2 लाख करोड़ बांट देंगे? ये बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है। सबके पास समझ में आ रही है कि आप केवल झुंझुना दे रहे हैं और चुनाव के मौके पर आप दे रहे हैं। इन पैसों से अगर आप कुछ भी, अब प्रशांत जी ने कहा कि वकीलों को पैसा दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा आपने बढ़ा दिया। ये 20 साल में आपको नहीं याद आया कभी? 5 साल पहले आपको याद नहीं आया? 2 साल पहले आपको नहीं याद आया? कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि पिछले 2 सालों के भीतर, 3 सालों के भीतर, 4 सालों के भीतर पूरे देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि सबको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी चाहिए, आजीविका बहनों को भी चाहिए, वकील साहब को भी चाहिए, सबको पैसे की जरूरत है। सरकारें पैसा देती हैं। यूरोपीय देशों की परंपरा है कि अगर महंगाई बहुत बढ़ गई, अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई, तो प्रत्येक नागरिक के खाते में पैसा भेजते हैं।
ये किसी लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है, तो क्या ऐसे हालात बन गए क्या? और अगर ऐसे हालात बन गए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है कि इन चीजों से अगर यह रिश्वतखोरी एक शब्द मान लीजिए कि इस पर आपत्ति हो सकती है, ये लगे कि हम अपने आम जनता को रिश्वत लेने वाला व्यक्ति कैसे कर सकते हैं, तो ये वोट खरीदना ही तो है। आप वोट और सार्वजनिक संपत्ति से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आप टैक्स पेयर के पैसे से आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से जो गठबंधन सत्ता में रहा हो वो अपने किसी एक योजना की चर्चा नहीं कर रहा है कि अपने 20 साल में योजनाएं हमने चलाई हैं जिसके कारण से सशक्तिकरण हुआ। आप शराबबंदी का इतना हल्ला किया नीतीश कुमार जी ने, 14 लाख लोग जेलों में हैं बिहार में। ये 14 लाख लोग कौन है? क्या ये ऐसे लोग हैं जिनके पास मुकदमा लड़ने की ताकत है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग हैं? और कितने महीनों कितने सालों से जेल में है जब से लागू हुआ है इसकी। सवाल है कि कोई भी स्कीम आप लागू करते हैं, अगर आप उसका मूल्यांकन नहीं करते, उसकी आप समीक्षा नहीं करते, उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं होते, गोया कि आप उस योजना को लेकर के खुद संशय में। आज कोई जितनी पुरानी योजना है नीतीश कुमार जी ने शुरू की, किसी की बात नहीं हो रही है, केवल पैसा 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 की बात हो रही। शिक्षा की बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। जो मूल विषय है पलायन का, ये 10,000 रुपया देने से पलायन रुक जाएगा? बिहार की स्थिति यह है, राजीव जी आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं उस राज्य से, कि अगर आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है तो आपको बिहार छोड़ना पड़ेगा। यह हालत हो गई है। आज की स्थिति यह है कि अगर आपको एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था चिकित्सा सुविधा चाहिए तो आपको बक्सर, कैमूर, भोजपुर, सासाराम, आरा, ये तमाम लोग बनारस पर निर्भर है। लाखों की संख्या में प्रतिदिन बिहार का नागरिक बनारस में आता है अपनी चिकित्सकीय जरूरतों के लिए। ये बात नहीं समझ आती है राज्य सरकार को। और आप आर्थिक सहायता लेकर के चले आए और आर्थिक सहायताओं की घोषणा से आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे और आपसे जुड़ जाएंगे। ये संभव नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जो जिन मुद्दों को लेकर के एनडीए मतलब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है बिहार में, उस किसी का असर नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि अगर घुसपैठ हो रही है, उस गांव उस मोहल्ले के लोग सबसे पहले बाहर निकलेंगे कि मेरे गांव में, मेरे इलाके में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में इतने लोग बाहरी लोग आ गए हैं और जो हमारे संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं बिहार के किसी भी इलाके में कोई इस तरह की हलचल दिखाई पड़ी आम नागरिकों में? यह मुद्दा भी नहीं चलने वाला और चल भी नहीं रहा। इसलिए आप इस विषय को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कम कर बात करना शुरू कर दिया। अब तो सबसे बड़ा सवाल जो नीतीश कुमार जी पैदा हुआ, नीतीश कुमार जी लगातार कहते रहे हैं कि CCC से कोई समझौता नहीं हो सकता। वो CCC क्या है? क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। आप आज आपके मंत्रियों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया आपकी आई क्या? आप गवर्नेंस की बात करते थे, गुड सुशासन बाबू आपका नाम था। जब आप सत्ता में आए तो सुशासन बाबू के नाम से आपको जाना जाने लगा और आपने अपनी ही छवि स्थापित करने की कोशिश की। आपके मंत्रियों पे करप्शन का आरोप लग रहा है, चुप है आप। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप सांप्रदायिक शक्तियों के साथ आपने समझौता कर लिया है, आप उनके साथ खड़े हैं और आरोप नहीं है, तथ्य है कि आप सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तब भी आप शांत है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपराध की जहां स्थिति है वो पूरे राज्य में आप जंगल राज आप लालू यादव का गाते रहे, लेकिन आप अपने बारे में जो बिहार में इस समय की स्थितियां बन गई है उसके बारे में तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक से एक बाहुबलियों को नीतीश कुमार जी की सरकार ने छोड़ा, जेलों से बाहर किया। अब तीनों के तीनों जिन मुद्दों को लेकर के आप एक सुशासन बाबू की पहचान बनाए हुए थे, वह तीनों के तीनों जो कारक है वो ध्वस्त हुए, वो कमजोर हुए। अब इन आपके गिरती हुई प्रतिष्ठा को, गिरती हुई विश्वसनीयता को आप आर्थिक सहायता और अनुदान बांट करके पूरा कर लेंगे, मुझे तो नहीं लगता। ये संभव नहीं है। सवाल इस बात का होना चाहिए कि सरकार को बात करनी चाहिए थी कि हमने 20 साल में ये किया। मोदी सरकार को कहना चाहिए कि 11 सालों में हमने ये किया और जिससे बिहार के लोगों को लाभ मिला है। आप उससे बात करने की स्थिति में नहीं है और वहां के लोग यही चाहते हैं। SIR के मुद्दे पर भी अगर आप बात कीजिए तो SIR के मुद्दे पर न तो नीतीश कुमार जी बोलते नजर आए और भारतीय जनता पार्टी तो बाकायदा इसके साथ खड़ी थी। SIR का मुद्दा केवल मतदाताओं की गिनती का सवाल तो नहीं था और आज भी लोगों के बीच में गंभीर है कि पूरा का पूरा राज्य अपना वोट बचाने की प्रक्रिया में लग गया। एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस प्रक्रिया में लगा हो।
उसमें भी आप चुप थे। तो लोगों के राजनीतिक अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो, आर्थिक संपन्नता का सवाल हो, नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के सवाल हो, आर्थिक सुविधाएं बेहतर, स्थिति बेहतर करने का प्रश्न हो, अगर आप इन सभी चीजों पे मौन है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो इन कुछ रुपयों को बांट करके आप अपना जन समर्थन हासिल कर लेंगे, मुझे लगता है कि संभव नहीं होने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रुपए बांटकर आप वोट अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं, तो ये पहली बात तो ये गलत है। आप गरीबी दूर कीजिए, लेकिन आप इस दिशा में, और दूसरी तरफ एसआईआर की बात आप कर ही रहे थे। एसआईआर में अभी आज 26 तारीख है, 30 तारीख को फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल लिस्ट आने वाली है। देखते हैं बिहार में क्या कुछ। और प्रशांत टंडन जी बता रहे थे 65 लाख पहले से कटे हुए हैं, अब कितने लाख उसमें जुड़ते हैं, जुड़ेंगे भी कि नहीं जुड़ेंगे। 7 करोड़ 24 लाख नाम आए थे, अब उसमें कितना जुड़ के आते हैं ये सब देखना होगा। लेकिन उसके बाद गहमा गहमी बढ़ेगी, ये तय मानिए। और सुप्रीम कोर्ट में 7 और 8 तारीख को इसी पर फाइनल सुनवाई भी है। अमलेंदु जी जरा आपके पास, लेकिन इधर आते हैं हम। बिहार में जो अभी चल रहा है 10,000 रुपए हर महिला को देने का मकसद क्या है और इससे कितना फायदा, या फायदा नुकसान को किनारे कीजिए, सबसे बड़ी चीज कि क्या सचमुच यहां पर नैया जो है वो डूबने की कगार पे है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की? भाई भाई आज गलबैया कर रहे थे। के ऊपर एक कहावत भी है, अब ये पता नहीं सगे भाई है कि मौसेरे भाई है। तो अब ये तो वोट चोरी की जो मसला आ रहा था वो फिल्म से आवाज उठने लगी। अमित शाह जी क्या भी उठी और प्रियंका गांधी क्या भी उठी, तो मोदी जी भी समझ गए हैं कि वोट चोरी का मामला पकड़ा गया है और जनता अब समझने लगी है कि कौन जो है वोट चोरी के मामले में मौसेरे भाई। तो इसको अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि हाँ भाई जो है भाई भाई है, तो ये प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री बड़े आदमी कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं। मन की बातें कहते हैं तो मन की बात आज उन्होंने कह दी, ऐसा लगता है। अब नीतीश जी अपने नाखून और बाल जो है वापस मंगवा ले, चूंकि मामला तो भाइयों के बीच का है, तो ठीक है वो अपना मंगवाते रहेंगे। लेकिन राजीव जी जिस तरीके से चुनाव से एन पहले, मतलब आप समझिए कि मुश्किल से 15 दिन का भी समय नहीं बचा है कि जब इसकी घोषणा होनी है चुनाव की, और उससे पहले अगर आप इस तरीके से रुपया बांट रहे हैं, वो रुपया भी जो है वो प्रधानमंत्री की जेब से नहीं जाना है, केंद्र सरकार की जेब से भी नहीं जाना है, वो जाना है बिहार सरकार की जेब से, जिसका खजाना पहले से खाली, उसकी जेब से जाना है। तो आप उसको लेकर बांट रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत इससे काम हो जाएगा और बहुत रोजगार मिल जाएगा। तो जो बता रहे हैं नीतीश कुमार जी की उनकी सरकार ने 20 लाख रोजगार दे दिए, वो क्या इस तरीके के रोजगार थे? 10,000 रुपए देकर रोजगार पूरे हो जाएंगे? तो बताया जा रहा है कि साहब 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आप नीतीश जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, तो 10,000 रुपया देकर के 2 करोड़ रोजगार दे दिए जाएंगे। मोदी जी का भी जो 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का मामला था कि वो 10,000 रुपए देकर 2 करोड़ रोजगार देने का मामला था। तो ये तो बहुत कुछ हो सकता है राजीव जी। एक तरफ 1 रुपए में आप जो है वो 10 लाख पेड़ और कई एकड़ जमीन जो है वो दे देते हैं अपने मित्र को, और यहाँ 10,000 रुपया आप महिलाओं को देकर वोट खरीदना चाहते हैं। तो भाई कहीं तो मामला ठीक बैलेंस कीजिए, वरना फिर मौसेरे भाई है, फिर अब उसमें और भी नाम जुड़ जाएंगे। कौन कौन भाई भाई है? आपने तो अभी 2 ही नाम बताए हैं, तो इसमें और नाम जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के राजीव जी मुझको ये लगता है कि ये एक निकली हुई बाजी जो है वो हाथ पे करने की कोशिश है कि रुपया देकर के लिया जाए। आपको याद होगा कि राजीव जी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो मोदी जी गए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव की, शायद बात है कि वो कुछ आ गए हैं डंडे वाले, वो डंडा लेकर के घूमते रहते हैं। कहा था उन्होंने एक पत्रकार के लिए जो कि वो घूमते रहते हैं, और एक महिला मिल गई तो उसने कहा कि मोदी का नमक खाया है तो वोट तो देंगे। तो तब राजीव जी नमक देकर जो था वो वोट खरीदने की कोशिश की गई थी। हमारी राष्ट्रपति जो थी वो कह रही थी गुजरात का नमक 75% लोग खाते हैं, तो राष्ट्रपति भी जो थी वो नमक के बदले थे वोट लेने की कोशिश कर रही थी। तब यहाँ भी ये कोशिशें की जा रही है। मुझे लगता है राजीव जी की 78 वर्षों की राजनीति में इतना घिनौना और घृणित काम जो है किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा जितना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी रोज नए प्रतिमान स्थापित करते हैं कि इससे ज्यादा नीचे गिरकर तो कोई दिखाए पहले का प्रधानमंत्री, और आने वाला भी अगर गिर के दिखा दे तो नरेंद्र मोदी अब ये लाइन खींच रहे हैं कि इससे नीचे कोई नहीं जा सकता, ना कोई जा पाया है पीछे और ना कोई आगे जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी नई लाइन खींच रहे हैं नीचे गिरने की, वो रोज खींचते हैं। जी जरा आना चाहता हूं फिर से प्रेम कुमार जी आपके पास, और यहां जरा समझना चाहते हैं हम कि क्या
एसआईआर का, चूंकि आप बिहार में हैं इसलिए एसआईआर की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा सोनम वांगचुक की बात भी करेंगे आगे बढ़ के, लेकिन एसआईआर को लेकर कोई हलचल है? क्योंकि अब तीसरे दिन, आज 26 तारीख बीत रही है, 30 तारीख को पहली सूची आ रही है। देखिए राजीव जी, एसआईआर की बात करें तो इसमें जो प्रभावित तबका है वो पीड़ित होता है, लेकिन इस मुद्दे को राहुल गांधी ने वोट के अधिकार से जोड़ा है और वोट का अधिकार छिन रहा है, किसी का भी छिन जा सकता है। ये बात समझने और समझाने में हमें लगता है ये आंदोलन का रूप नहीं ले सका है। तो प्रभावित जो तबका है वो पीड़ित है, लेकिन जब ये नए आंकड़े आएंगे उसमें अगर और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जीवित लोगों को मृत दिखा दिया जाता है और जो अब तक तो गलती सुधारने का समय था, आगे अगर ये गलती नहीं सुधरती है तो ये मुद्दा फिर बड़ा होने के पूरे आसार हैं। पर वोट चोरी इन मुद्दों पर ज्यादा हावी है एसआईआर से, क्योंकि एसआईआर में इतना भ्रम पैदा कर दिया गया है कि एक ही साथ बूथ बदल दिए गए हैं। तो कोई कहता है हमारा नाम नहीं है तो उसको मान लिया जाता है किसी और बूथ में होगा, देखो पता करो। इस तरह से डाइल्यूट कर दिया गया है एक तरह से। मुझे लगता है कि ये मुद्दा जब पूरी सूची आएगी एक बार फिर से तो नए सिरे से उठेगा। अभी ये कह देना, अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी वोट चोरी का मुद्दा ज्यादा हावी है एसआईआर से, ये मुझे साफ तौर पर महसूस होता है बिहार की फिजा में। जी प्रशांत भूषण ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि जैसी आशंका थी वही दिखाई दे रहा है। 65 लाख वोटर्स के जो नाम काटे गए हैं, अभी तक जो लिस्ट आई थी पहली लिस्ट, उसमें 24% ऐसे नाम काटे गए हैं, उनमें से 24% ऐसे नाम हैं जो मुस्लिम मतदाताओं के हैं और इसी की आशंका थी। और ज़्यादातर ऐसे अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटे जाने का मतलब क्या है ये साफ दिखाई देता है। और इसके बाद आनन फानन में एसआईआर क्यों करवाया गया, जो आशंका जताई जा रही थी वो पुष्ट होती है। जरा इस पे आपकी टिप्पणी चाहूँगा। और चूंकि अब एसआईआर का मामला फिर से सुर्खियां बटोरेगा 3 दिन बाद, और आप जानते हैं कि ये सब कुछ, इस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो ही रही है, दलीलें पेश की जा रही हैं, 7-8 तारीख को होंगी। लेकिन उससे पहले हर चीज जो आप ही कह रहे थे कि ये गोल पोस्ट बदलते रह रही है बीजेपी, और यहाँ चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे वोट खरीदने का मामला हो या कुछ और मामला हो, सब कुछ एक के बाद एक दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ इसका विश्लेषण जरूरी हो जाता है। प्रशांत जी, देखिए राजीव जी, कल ही मैंने कहा था कि ये जो स्कीम लाई जा रही है इनके बारे में हवा बनाई जाएगी। जैसे लाडकी बहना के बारे में हवा बनाई गई और 41 लाख नए वोटर आ गए और बीजेपी को 80% स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में मिल गया। इसकी भी हवा बनाई जाएगी कि मास्टर स्ट्रोक है, इसका बड़ा असर है, सर्वे आ जाएंगे 1-2। असल बात वही है कि एक कस्टमाइज वोटर लिस्ट चुनाव आयोग बनाने में कामयाब हो गया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी ढिलाई रही कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी देर बाद सख्ती की जब चुनाव आयोग इसमें कामयाब हो गया। अब सवाल यह है कि जो 1 अक्टूबर को लिस्ट आएगी उसमें कितने लोग इंक्लूडेड होंगे। जो 65 लाख लोग हैं, कितने लोग अंदर आ पाएंगे? मुझको बड़ा संदेह है इस बारे में कि बहुत से लोग आ पाएंगे अंदर। तो ये जो नाम काटे गए हैं 65 लाख लोग, ये अधिकांश मुस्लिम, दलित या वंचित समाज के लोग होंगे जो बीजेपी का मतदाता वर्ग नहीं है। चिन्हित करके उसको टारगेट करके नाम उड़ाए गए हैं। नाम कैसे उड़ाए जा रहे हैं ये राहुल गांधी बता चुके हैं। अब चुनाव आयोग एक के बाद एक नई चीजें कर रहा है अपने परसेप्शन को ठीक करने के लिए, लेकिन वो बड़ा परसेप्शन बिहार में चला गया है। अब देखना ये कि जो बाकी बचा हुआ मतदाता है, जिसका मताधिकार बाकी है, वो क्या इस
के गुस्सा होगा, नाराज होकर वोट देगा, क्योंकि बिहार में किसी वर्ग का कोई हो, एक दो लोगों को छोड़कर, एक दो वर्गों को छोड़कर शायद ही कोई हो ऐसा हो जो इस वोटर डिलीशन से प्रभावित ना हुआ हो। या तो उसका दोस्त होगा, या परिवार का कोई होगा, या जानने वाला होगा, या सहयोगी होगा दफ्तर में या काम में जी। ये तो इसलिए बिहार का जो चुनाव है वो SIR के भरोसे है बीजेपी, और उसमें कामयाब जो है इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि हो गया हो, और इसीलिए कवर अप किया जा रहा है। अब आप देखिए, मनरेगा के 12 लाख मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है, पेमेंट पेंडिंग है, उनके काम कर चुके हैं वो। 2000 करोड़ रुपए की बात है केवल। क्या 2000 करोड़ रुपए मोदी जी के पास नहीं है, भारत सरकार के पास नहीं है? जो मनरेगा में मजदूरी कर रहा है वो तो उसकी दिहाड़ी मिलती है तो उसके घर में खाना बनता है, या उसके बच्चे की स्कूल की फीस जाती है, या उसके घर में दवाई आती है। 12 लाख लोगों का पेंडिंग है मजदूरों का पैसा। मजदूरों का पैसा आप लेकर किसको दे रहे हो? अडानी को 1 रुपए में जमीन दे रहे हो आप, 1 रुपए एकड़ में। आपके पास मनरेगा का पैसा देने को नहीं है। टीचर्स की सैलरी पेंडिंग है वहां पे, तमाम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें पेंडिंग है। तो ये जो पूरा बिहार का जो पूरा मामला है वो यही है कि बार बार आप मुद्दों को बदल रहे हो, क्योंकि मुद्दों के बारे में प्रयोग कर रहे हो, और अंत में आप इस पे आए हो कि आपको एक ये गणना है जी। और ये इससे मतदाता प्रभावित नहीं होता। राजीव जी, सबसे उत्तर प्रदेश फ्री राशन को एक जो बड़े सर्वे के विश्लेषक है, सर्वे चलाते हैं CSDS वाले, वो भी बड़ा टीवी चैनलों पे आके कह रहे थे गोदी मीडिया के कि साहब बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये, मुफ्त अनाज लाभार्थी योजना बड़ा वोट देगी बीजेपी को। तो लाभार्थी योजना को बहुत बढ़ा चढ़ा के गोदी मीडिया में या उनके पत्रकारों के बीच में कहा गया। तो लाभार्थी में तो उत्तर प्रदेश तो बहुत गरीब प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिलों से बीजेपी हारी है, बुरी तरह हारी इस बार। तो क्या ये लाभार्थी लोगों ने पैसा अनाज लेकर भी वोट नहीं दिया बीजेपी को? तो वोटर बिकने को तैयार नहीं होता है राजीव जी, ऐसा नहीं है। अगर 5 किलो अनाज में मतदाता बिक रहा होता तो बीजेपी की सीटें आधी नहीं ले जाती उत्तर प्रदेश में, अयोध्या नहीं हार जाते। तो ये सब चीजें हैं कि बीजेपी एक नैरेटिव गढ़ती है। और एक आखिरी बात, जो सोनम वांगचुक का मामला है, देखिए वो आग में घी डालने का काम किया उनको गिरफ्तार करके। एक तो सोनम वांगचुक आपके ही हितैषी थे, आप ही की मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, वो 370 हटाने पर लद्दाख का सपना पूरा हुआ। फिर जब देखा कि वो पॉपुलर सेंटीमेंट कुछ और है तो वो भूख हड़ताल में बैठ गए। और पॉपुलर सेंटीमेंट जो लद्दाख में है वो सोनम वांगचुक की वजह से नहीं है। सोनम वांगचुक ने अपनी इमेज को बचाने के लिए उस पॉपुलर सेंटीमेंट का सहारा लिया। ये तो 370 में मोदी जी को तारीफ कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन उनको अब गिरफ्तार करना, आग में घी डालना है, लोगों के गुस्से को भड़काना है। बातचीत नहीं हो पा रही, नहीं, बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए थी जी। तो आपने खुद वादे की, उसको निभाना चाहिए था, वो वादे नहीं किए। उनकी शेड्यूल 6 की डिमांड जेन्युइन है, उनको राज्य का दर्जा की डिमांड जेन्युइन है। अब आपको 2 महीने बाद वहां पे चुनाव लद्दाख हिल काउंसिल का होना है, उसमें देखते हैं कि वो चुनाव ज्ञानेश कुमार जी नहीं कराते हैं। अब ज्ञानेश कुमार जी छुट्टी लेकर जाए वहां कराएं, तब तो शायद कुछ बात बनेगी, लेकिन अभी तो बहुत नाराजगी है लोगों में, तब तक ठंड आ जाएगी, नाराजगी बढ़ेगी।
तब तक ठंड आ जाएगी, वहाँ ज्ञानेश जी नहीं जाएंगे। सुनील शुक्ला जी, ले सोनम वांगचुक की बात छेड़ी है यहाँ प्रशांत टंडन जी ने, और बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यहाँ सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना नरेंद्र मोदी सरकार की, गृह मंत्रालय की और एनएसए लगाकर गिरफ्तार करना, क्या ये गलती है, भूल है? बहुत बड़ी गलती है। सोनम वांगचुक के बात के पहले मैं थोड़ा सा बिहार की राजनीति पे आपसे बात करना चाहता था, जो आपने कहा कि एसआईआर को लेकर। जी 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 बिल्कुल। एसआईआर को लेकर के बिहार की जनता में एक तरह की जागरूकता है, और जो ताजे आंकड़े हैं, 16 लाख लोगों ने आवेदन पत्र भरा है अपना नाम दर्ज कराने के लिए, जिसमें लगभग 5 लाख ऐसे लोग हैं जो पहली बार मतदाता बने। बिहार राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मतदाता सूची में अपने मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक जन आंदोलन की स्थिति न हो, सिविल सोसाइटी की सक्रियता न हो, राजनीतिक दलों की सक्रियता न हो। निश्चित रूप से एक चुनाव का माहौल बनने लगा है, राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होने लगे हैं, इसको लेकर के यह विषय चर्चा में न हो, लेकिन जमीनी स्थिति है कि लोग सक्रिय हैं। और स्थिति ये हो गई कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम निर्वाचन आयोग कर रहा था, उसमें 100% है कि उसकी वृद्धि होगी। ये जो बात कही जा रही थी कि 65 लाख से लेकर के 2 करोड़ लोगों के मतदाता सूची से नाम काटने की बात कहा था मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, वह स्थिति होती हुई दिख नहीं रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर हाल के जो निर्वाचन आयोग पे जो सवाल उठे हैं, जो राहुल गांधी ने उठाया है कि किस तरह से संगठित तरीके से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके सामूहिक रूप से वोटर्स के नाम काटने की कोशिश की जा रही थी, उन कारणों से भी निर्वाचन आयोग का रवैया बदला है। आखिर जो बात कही जा रही है कि हम डिजिटल सिग्नेचर कराएंगे और आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक्ड होगा उसके माध्यम से आप डिलीशन कर सकते हैं। ये क्या फुल प्रूफ तरीका है क्या? अब सवाल तो डिजिटल चोरी की हो रही है। इस देश में साइबर क्राइम का प्रतिशत लगातार कई गुना नहीं बढ़ता चला जा रहा है हर साल। आप अपने बैंक खातों को साइबर क्राइम से नहीं बचा पा रहे हैं, आप वोटर लिस्ट को बचा लेंगे। बैंक खाते भी तो दस्तखत से चलते हैं, बैंक खाते भी तो आपके फोन नंबर से चलते हैं, और प्रतिवर्ष लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए की डकैती हो रही साइबर क्राइम के माध्यम से, वो तो रुक नहीं पा रहा है। और आप कह रहे हैं कि साहब मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के लिंक कर देने से वह काम रुक जाएगा। क्या आपका जो मोबाइल नंबर है उसको हैक नहीं किया जा सकता? उसको कोई अन्य व्यक्ति नहीं ऑपरेट कर सकता? आखिर साइबर क्राइम होता कैसे? इसी आधार पर तो हो रहा है। सवाल इस बात का है कि कोई फुल प्रूफ तो बात हुई नहीं, ये केवल एक आईवाश है कि राहुल गांधी का जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव था उसको कमजोर कैसे किया जाए। दूसरा, आजकल उन्होंने अनाउंस किया कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गिनती होगी। उसमें आपने लोप क्या छोड़ा कि अंतिम चक्र की मतगणना तब तक नहीं शुरू की जाएगी जब तक पोस्टल बैलेट की मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी। क्यों ये लोप आप छोड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं साफ साफ कहते कि पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना हो जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खोली जाएगी? क्या लाखों रुपए इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट होते हैं क्या? और पहले 2014 के पहले मेरे ख्याल से 2014 में भी जो मतगणना की स्थिति रही है, मैं कई बार मतगणना केंद्रों पे गया हूं, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाती थी, तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलती थी। और जब कम मार्जिन की जीत हार का स्थिति बनने लगी तो पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में होने लगी। और इसमें जो रिटर्निंग अफसर्स हैं, इनका जो विवेक है यह महत्वपूर्ण होने लगा, किस बैलेट को वैध माने, किस बैलेट को अवैध माने। अगर चुनाव को प्रभावित करना है तो उनका मनमानी था, जो आपने चंडीगढ़ में देखा, जो अन्य इलाकों में देखा गया जी। तो एक लाइन में कि अगर आप चुनाव की शुचिता को बरकरार रखना चाहते हैं, सीधा सा जो पहले से चला आ रहा था निर्वाचन आयोग में मतगणना की, कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खोली जाएंगी। ये कैसे तय कर सकते हैं आप कि जो अंतिम चक्र की मतगणना है उसमें कितने वोट गिने जाएंगे? आप ये कैसे कर सकते हैं कि जो पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं वह अंतिम चक्र की मतगणना को प्रभावित नहीं करेंगे? कौन सा तरीका आपके पास है? तो और आप एक प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं होने देना चाहते? यह केवल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिससे राहुल गांधी का जो सवाल है चुनाव की शुचिता को लेकर के, उसको कमजोर किया जाए।
अब आप वांगचुक साहब की बात कीजिए। सवाल इस बात का है कि वांगचुक साहब ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती रही है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी की सरकार और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लेह लद्दाख को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में या यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा देने की बात नहीं कही थी? आपने आश्वासन नहीं दिया था? मोदी सरकार ने आश्वासन नहीं दिया? कौन सी मांग बेमानी है इनकी? अगर वो कहते हैं कि उस राज्य के लिए आपने बना दिया यूनियन टेरिटरी, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भर्तियों के लिए एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग बनाया जाए, कौन सा पाप है ये? कौन सा ये सामान्य नागरिकों की मांग नहीं है? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे आप? अगर वो ये कह रहा है कि इस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, क्या कोई पहला राज्य होगा जिसको आप छठी अनुसूची में शामिल करेंगे? पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आपने छठी अनुसूची में शामिल कर रखा है। क्यों क्या रख रखा है? कि आप क्षेत्रीय संस्कृति, कला, मूल्य, परंपराएं, इन सब का संरक्षण किया जा सके, भाषा, इसका संरक्षण किया जा सके। तो लद्दाख के लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? क्या लद्दाख मेन स्ट्रीम का राज्य है? लद्दाख के आदिवासी ट्राइबल्स का इलाका माना जाता रहा है वो। तो आप क्यों नहीं इसको संरक्षण देंगे? आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करेंगे। और वांगचुक एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपील है लोगों में, आप याद कीजिए, इस सरकार को सोचना चाहिए था पूरे लेह लद्दाख की जनसंख्या कितनी है? 1 लाख, 1.25 लाख। 30,000 आदमी इस राज्य से लेह से निकल करके दिल्ली तक की पदयात्रा किया था। पर जिस राज्य की ही, जिस क्षेत्र की संख्या 1 लाख, 1.25 लाख हो, उसमें से 30,000 लोग सड़क पर निकल आवे, उसके बाद एक उस व्यक्ति के नेतृत्व में, उसके आह्वान पर, और आप उसको उठा के जेल बंद कर देंगे? या क्या लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश है, या उनकी बातों को दबाने का प्रयास है? क्या इस तरह के आंदोलन नेताओं की गिरफ्तारी से दबाए जा सकते हैं? कभी संभव है ये? और आप सीमावर्ती राज्य से, जो एकदम सीमा, जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, उस राज्य के साथ आप इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ऐसी मांग हो, कोई ऐसा मांग हो जिसको वांगचुक सामने उठाया हो और वो भेजा हो, जो तार्किक न हो, और जो उन मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहमत न रही हो। बाद में गृह मंत्री जी असहमत हो गए। उन्होंने कहा कि हम छठवीं अनुसूची में नरेंद्र मोदी जी भी कहेंगे तो हम शामिल नहीं करेंगे। ये उनका बयान आया। क्यों नहीं करेंगे भाई? वांगचुक साहब तो इस सरकार के समर्थक रहे। 370 आपने वापस लिया तो उन्होंने आपका समर्थन किया। आज वो देशद्रोही हो गए। पाकिस्तान जाने पर आप उनके सवाल पैदा कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को खुफिया तरीके से ले गए थे क्या सीमा पार करके? ये सबको पता है कि वहां का डॉन अखबार है जिसका कार्यक्रम था, उसमें उनको बुलाया गया था, पाकिस्तान की सरकार ने उनको वीजा दिया, उसमें गए वो सरकार की जानकारी में। क्या इस देश का कोई भी नागरिक विदेश में बिना सरकार की जानकारी के जा सकता है? ये संभव है क्या? और आप उसके बाद आप कहने लगे कि साहब नहीं वांगचुक साहब तो देशद्रोही हैं, पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान जाने पर सवाल पैदा करने लगे आप। एक ऐसा व्यक्ति, आप सोचिए कि इनकम टैक्स के नियम के अनुसार सिक्किम के नागरिकों को और लेह के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी नहीं है, वो उससे मुक्त है। बावजूद इसके वांगचुक साहब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते रहे हैं। उनके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, वह अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते रहे। उस आदमी को आप इनकम टैक्स नोटिस दे रहे हैं ये कहने के लिए, और आपने जो उनका एनजीओ है उसको जो आर्थिक सहायता मिलती रही है उसका आप लोग उसका लाइसेंस खत्म कर देंगे। ये कोई जनहित कार्यक्रम है जो वांगचुक साहब के साथ। अब आरोप क्या लगाया आपने कि जो संघर्ष था लेह में उसको रोकने की कोशिश किए बगैर आप अपने गांव चले गए। अरे वो सरकार है, उनके पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी उनके पास है। जो जिम्मेदारी सरकार की है वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह न करते हुए आप एक व्यक्ति के ऊपर इस जिम्मेदारी को छोड़ेंगे और कहेंगे कि आपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। आप आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व नियोजित हिंसा थी। तो क्या नियोजित हो रहा था जब ये पूरा का पूरा हिंसा, तो उस समय आपका इंटेलिजेंस कोई काम नहीं कर रहा था? आप बलि का बकरा बनाना चाहते हैं किसी को, और इस कीमत पर आप उस इलाके की स्थिरता और शांति की कीमत पर आप ये कार्रवाई करेंगे। जो कुछ भी वांगचुक साहब के साथ हो रहा है किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में किसी भी जनप्रिय नेता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो वांगचुक साहब के साथ हो रहा है यह कहीं भी देश हित में नहीं है, लेह के हित में नहीं है, जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। आज इस देश का प्रत्येक राजनीतिक दल इस गिरफ्तारी के खिलाफ है।
कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जिससे इसके खिलाफ अपनी बात न कही, और पूरा का पूरा देश गलत हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। एक वांगचुक जो कितने पेटेंट है उस आदमी के नाम से, और आप उस आदमी को देशद्रोही बता देंगे? कितने पेटेंट है, उस पेटेंट की रॉयल्टी उस आदमी को कितनी मिलती है? भारतीय सेना के लिए इस व्यक्ति ने सौर ऊर्जा पर आधारित टेंट बनाने का एक काम किया, सफलतम प्रोग्राम रहा हो, और आप उसको कहने लगे कि साहब ये देशद्रोही है। इन्होंने जाड़े के दिनों में बर्फीली स्तूप बनाने का प्रोग्राम बना दिया कि जाड़े के दिनों में वो स्तूप बनेगा, गर्मी के दिनों में पिघलेगा, किसानों को पानी मिलेगा। इस तरह के कार्यक्रम चलाए, और आप कह रहे हैं कि उस आदमी को नहीं साहब आप देशद्रोही हैं। किस बात के देशद्रोही है? किसके साथ उन्होंने साठगांठ कर ली? और अगर साठगांठ की है तो सामने आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाई कि ये काम किए हैं, आरोप लगा देना मात्र से हो जाएगा। या वहां के युवाओं के, वहां के आम नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, और सरकार को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। आप आंदोलन का दमन नहीं कर सकते, आप इस तरह की कार्रवाइयों से आंदोलन फैलते हैं और लोगों का जुड़ाव और मजबूत होता है। मैं इस वांगचुक साहब की गिरफ्तारी को बहुत उचित नहीं मानता। जी फर्रा जी, SIR फर्रा जी, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। सुनील जी बहुत शुक्रिया। अमलेंदु जी, प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, फर्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।